हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इंपॉर्टेंट डेज के बाद जनरली हम हमेशा इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो देखते हैं, लेकिन आज हम पहले जीआई टैग्स को देखेंगे। रिसेंटली जो भी जीआई टैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिन भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उनको देखेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पर्सनस को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनस के बाद हम यहाँ पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज़ देखेंगे। हम बात करेंगे फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चंस के बारे में। आज आपको एक नए टैक्स के बारे में जिसका नाम है विंडफॉल टैक्स, इस नए टैक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आखिरकार ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। और अंत में हम बात कर रहे होंगे आपकी यहाँ पर आपकी साइंस एंड टेक के, साइंस और टेक्नोलॉजी से जो न्यूज़ होगी वो हम देखेंगे। और एक छोटी सी रिपोर्ट भी है, वो हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। फिर आपको कुछ शॉर्ट न्यूज़ मिलेंगी। शॉर्ट न्यूज़ के बाद आपको यहाँ पर रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे पता चलेगा कि आज के करंट अफेयर्स और कल के करंट अफेयर्स में आपको कितनी समझ हुई है, कितनी फैक्ट्स आपको याद है और कितने अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स को सुनते हैं। अंत में होगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? तो ये सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को पूरी परचम की टीम की तरफ से हैप्पी हनुमान जयंती। हम सभी को पता है आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की हार्दिक शुभेच्छा आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। कब? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को मनाया जाता है ये दिन। अब इस साल की जो थीम है वो देख लेते हैं, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट यहाँ पर थीम है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखिएगा, हमारी ई बुक के बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी, और आपको एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको मैंने जानकारी दी थी, जहाँ पर 7500 प्लस पोस्ट है, वैकेंसीज हैं। आई होप आप सभी लोग ने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया होगा। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन 10 अप्रैल को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो 10 अप्रैल को आप इसे परचम स्टोर से देख सकते हैं, ठीक है। इस ई बुक को हार्ड कॉपी में नहीं है फिलहाल, ये केवल और केवल सॉफ्ट कॉपी में आपको 300 एमसीक्यू मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फिलहाल। हार्ड कॉपी का अगर कुछ होता है तो वो मैं आपको अपडेट करूंगी। तो 10 अप्रैल को ये लॉन्च की जाएगी। आपको परचम स्टोर पे विजिट करेंगे आप तो उसे ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनारसी पान, किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। और लंगड़ा आम, ठीक है। लंगड़ा आम और बनारसी पान, इसके अलावा 2 और प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो आइए इस प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। बनारसी पान को जो है वो जीआई टैग दिया गया है, और ये बनारस के रीजन की एक यूनिक आइडेंटिटी है। मुगल एरा से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 3 और प्रोडक्ट हैं वाराणसी रीजन के। कौन कौन से हैं? बनारसी लंगड़ा आम या मैंगो, फिर रामनगर भट्टा या ब्रिंजल, और आदम चीनी राइस। तो क्या क्या चीज़ें हैं बनारस की जिनको जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा और आदम चीनी राइस। इन 4 प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई टैग दिया है। इस जीआई टैग के बाद जो आपका काशी रीजन और पूर्वांचल का रीजन है, वहाँ पर टोटल नंबर हो गए हैं 22, मतलब 22 प्रोडक्ट इस पूरे रीजन के ऐसे हैं जिनको जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इतनी चीज़ें। जीआई टैग मिलने से इकोनॉमिक सेक्टर में भी बढ़ावा मिलता है। इन प्रोडक्ट को बेचने में मार्केट वैल्यू बढ़ती है, मार्केट में इनका और भी ज़्यादा सेल होता है। इसके अलावा टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलता है। तो जीआई टैग यहाँ पे 4 प्रोडक्ट को मिले हैं। चारों प्रोडक्ट को आपको याद रखना है। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा और आदम चीनी राइस। इन 4 प्रोडक्ट के अलावा एक और प्रोडक्ट है लद्दाख का जिसे जीआई टैग दिया गया है। वो है यहाँ पे जीआई टैग फॉर लद्दाख वुड कार्विंग। यहाँ पे देखिए आपका ये वुड है और वुड पे यहाँ पे कार्विंग की गई है, लद्दाख के रीजन का है। और लद्दाख के रीजन का इस तरीके का ये पहला जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। ये वर्ल्ड फेमस वसोली पेंटिंग है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख
रीजन में होती है। इसे लद्दाख वुड कार्विंग भी बोला जाता है, जिसे जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। बेसिकली नाबार्ड और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के द्वारा दिसंबर 2020 में कोविड के दौरान प्रपोजल दिया गया था। उसके बाद फाइनली अप्रूवल मिल गया है और लद्दाख का ये वुड कार्विंग जो है, जिसे जीआई टैग यहाँ पर दिया है। बेसिकली इस प्रोडक्ट की डिमांड अगर हम देखेंगे तो वो सारी कंट्रीज जहाँ पर बुद्धिज्म देखने को मिलता है ना, वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस वैल्यू भी है, कल्चरल वैल्यू भी है, इसलिए इसे जीआई टैग यहाँ पर दिया है। अब जीआई टैग कौन देता है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो आपने लद्दाख की वुड कार्विंग देखी है, उसके एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है जिनका नाम है शेरिंग नमग्याल। ठीक है, इन्हें 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसी लद्दाख की वुड कार्विंग वर्क के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब कौन देता है, कौन रेगुलेट करता है जीआई टैग? तो बेसिकली यहाँ पर एक पेरिस में कन्वेंशन हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें बात की गई थी हर एक कंट्री अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सुनिश्चित करेगी और अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए किसी प्रोडक्ट को वो जीआई टैग दे सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा वापस में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा जीआई टैग को। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि जो जीआई टैग प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है मार्केट में, और उन सेम प्रोडक्ट के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति उन प्रोडक्ट को मार्केट में परचेज नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, ये बात आपको पता है। तो प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे जो जीआई टैग प्रोडक्ट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 1999 में जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट पास किया था, जो कि 2003 से इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। तो यहाँ पे एशिया के वापस से रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए? मुकेश अंबानी। क्योंकि आप लोग ने देखा है गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो लगातार कम हुई है, जिसके बाद वापस से एशिया के रिचेस्ट मैन कौन बन गए हैं, रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं मुकेश अंबानी। ऐसा फोर्ब्स की लिस्ट में पब्लिश किया गया है। अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे देखते हैं तो वर्ल्ड के लेवल में इनकी रैंकिंग 9th नंबर पे है, वहीं एशिया के लेवल पे इनकी रैंकिंग 1st नंबर पर आ गई है मुकेश अंबानी की। ठीक है, और गौतम अडानी के बारे में बात करें तो गौतम अडानी की जो रैंक है वो 24th पोजीशन पे पहुंच गई है। ठीक है, गौतम अडानी जो है वो 24 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी की रैंकिंग वर्ल्ड में 9 नंबर पे है और एशिया के रीजन में जो है वो 1st नंबर पे है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं वर्ल्ड नंबर 1 कौन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में इस रैंकिंग में 211 बिलियन डॉलर की वर्थ के साथ टॉप किसने किया है? बर्नार्ड अर्नोल्ट ने टॉप किया है। 2nd नंबर पे एलन मस्क है और 3rd नंबर पे जेफ बेजोस देखने को मिलेंगे। चलिए अगले पर्सन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनका नाम है बुश वॉकर बुश। ये कौन है? एक रेसलर थे और इनका निधन हो गया है। जब ये रिंग में रेसलिंग करते थे तो रेसलिंग के लिए रिंग में जब जाते थे तब उनका रिंग नेम बेसिकली ये था। रिंग नेम बेसिकली क्या था? बुश वॉकर बुश था और एक्चुअली नेम इनका रॉबर्ट मिलर है। एक्चुअल नेम क्या है? रॉबर्ट मिलर है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट मिलर जिनका रिसेंटली डेथ हो गया वो किस स्पोर्ट से थे? तो रेसलर थे। और किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करते थे। कहाँ से? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। इनका रिंग नेम जो था वो बुश वॉकर बुश था और 2015 में इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। WWE हॉल ऑफ फेम में इन्हें 2015 में शामिल किया गया था। तो ये कुछ पर्सन्स थे। अब एक कमेटी के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे विंडफॉल गेन टैक्स के बारे में। अच्छा, आप लोग ने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें एक सॉन्ग है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो वैसे ही जब कोई कंपनी होती है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब छप्पर फाड़ के प्रॉफिट होता है, तो वही आपका जो प्रॉफिट है उसको हम विंडफॉल गेन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विंडफॉल गेन कहते हैं। हुआ क्या था, अभी तो रिसेंटली मैंने कल आपको न्यूज़ बताई थी कि ओपेक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि वो ऑयल के प्रोडक्शन को कट डाउन कर देंगे। लेकिन उसके पहले तो ऐसा नहीं था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, 2 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन हो रहा था। अभी यहाँ पे प्रोडक्शन कट करने की बात की है। तो जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और जिसके कारण जो ONGC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और भी हमारे देश की जो ऑयल कंपनीज हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा हो रहा था।
इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो जुलाई 2022 में एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था विंडफॉल गेन टैक्स। तो विंडफॉल गेन टैक्स उन गवर्नमेंट बॉडीज पे लगाया जाता है जिनको बहुत अधिक मात्रा में प्रॉफिट हो रहा है, तब इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जैसे ही ओपेक की न्यूज़ आती है और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑयल के प्रोडक्शन को कट कर देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो विंडफॉल गेन टैक्स है क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पे, उसको हटा लिया जाएगा, उसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। तो सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पे विंडफॉल गेन टैक्स वापस लेने के लिए कहा है। अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे 3500 रुपीज़ पर टन यहाँ पर टैक्स लगता था, इसे नील कर दिया गया है। अब कोई भी टैक्स क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही है। ओके, तो आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, विंडफॉल गेन टैक्स का रिलेशन किससे है, तो ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा लिया है। कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑयल प्रोड्यूसर्स पे के लिए। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे देश में कई सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चलते हैं, कई सारे बिल्डिंग्स बनती हैं, जहाँ पर जो बायर्स होते हैं उन बायर्स से पैसे ले लिए जाते हैं, उन बायर से क्या होता है, पैसे भी ले लिए जाते हैं और बोला जाता है कि नेक्स्ट ईयर या 2024 तक या 2025 तक आपको पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं और बायर से आपने डील साइन करा लिए, पैसे भी ले लिए और उसके बाद भी उनको सही समय पर उनके घर या उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिली है। तो रियल एस्टेट में ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 14 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सॉल्यूशन बताएगी किस तरीके से रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। और इस कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं वो अमिताभ कांत को बनाया गया है। अमिताभ कांत वही है जो फॉर्मर CEO रहे हैं नीति आयोग के और अभी G20 के शेरपा भी हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट सेट अप 14 मेंबर कमेटी टू लुक इनटू स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हेड अमिताभ कांत। तो रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को देखने के लिए सरकार ने 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके प्रमुख कौन है, अमिताभ कांत है। और ये कमेटी किसने बनाई है, तो ये कमेटी बेसिकली हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बेसिकली इस कमेटी का गठन किया गया है। अमिताभ कांत जो है वो फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग रहे हैं और इंडिया के G20 शेरपा भी रहे हैं। इसके अलावा कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े लेवल के, टॉप लेवल के ऑफिसर्स भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इनकी पहली मीटिंग के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और सॉल्यूशन बताना है किस तरीके से ये हैंड ओवर किया जाना चाहिए वायर्स को और किस तरीके से रियल एस्टेट में जो कंपनीज हैं उनको प्रोजेक्ट को काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली एक और प्रपोजल यहाँ पर पास किया गया है। गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है कि जो हमारी आर्टिलरी है उसमें महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है, महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है फॉर द इंडक्शन ऑफ वीमेन इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब जहाँ पर आपकी तोपें, बंदूकें, गोला बारूद, तो आपका जो कि गन हो गए, मोर्टार हो गए, अनमेन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसे आर्टिलरी रेजिमेंट कहते हैं। और इस रेजिमेंट में अब जो है वो वीमेंस को भी इंडक्ट किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा। इस बात का अप्रूवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। जनवरी 2023 में इस अप्रूवल को इस प्रपोजल को लाया गया था और फाइनली लोकसभा में इसे अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये बात नहीं डिस्क्लोज की है कि कितनी वीमेंस को यहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा नेक्स्ट बैच में। ये उसी समय डिसाइड होगा जब यहाँ पे इनकी प्रोसेस चल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में। इन्होंने रिसेंटली एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, कूल रूफ पॉलिसी 2023 to 2028। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कूल रूफ पॉलिसी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और कब से कब तक के लिए, 2023 से 2028 तक के लिए। अब क्या कहती है ये पॉलिसी, तो ये पॉलिसी केवल इतना कहती है कि जो भी आपका नॉन रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस हैं, तो उनका जो रूफिंग है
उनका जो छत है वो इस तरीके से तैयार करो, इस मटेरियल से तैयार करो कि वो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करे, मैक्सिमम अमाउंट में लाइट को क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करे। और रिफ्लेक्शन जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडी या वो बिल्डिंग जो होगी वो कम गर्म होगी, वो क्या होगी, कम गर्म होगी, जिसके कारण क्या होगा, जब गर्मी कम होगी तो आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम करोगे। तो यहाँ पर आपको रूफिंग करने के लिए कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, टाइल्स, है ना, इन सारी चीज़ों की यूज़ करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो तेलंगाना अनाउंस कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस हीट इम्पैक्ट ऑन द बिल्डिंग। तो तेलंगाना ने इस इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ नीति की घोषणा की है, ठीक है, जो कि 2023 से 2028 तक काम करेगी। और ये जो बेसिकली इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है स्टेट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत जो आपके रूफ्स हैं उसमें इस तरीके के मटेरियल मैंडेट कर दिए हैं इंस्टॉल करने जो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करें, जैसे कि सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स हो गया, टाइल्स और शीट्स हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। और ये पॉलिसी 5 ईयर्स के लिए है जो कि 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आ चुकी है, यहाँ पे बोला है। इसके अलावा ये मैंडेट है फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, ये मैंडेट है, मतलब बिल्कुल करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन को सेटअप करने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो है वो टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसको उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है, उसको सेटअप करने का काम, उसको बनाने का यहाँ पे योजना प्रस्तावित की गई उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर जो है वो कई सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पे रहेंगी। इस कमीशन का क्या कंपोजिशन होगा अभी हम वो देखते हैं। ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग बेसिक लेवल पे, आपका हायर लेवल पे, सेकेंडरी और टेक्निकल जो कॉलेजेस होते हैं स्टेट लेवल पे, तो उन सब में टीचर्स की नियुक्ति ये करेंगे। और इन टीचर्स की नियुक्ति करने के लिए यूपी टेट या फिर यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो करेंटली सेपरेट अथॉरिटी बोर्ड एंड कमीशन सेलेक्ट दीज टीचर्स, अभी वर्तमान में अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स की भर्तियां कराते हैं। और अब यहाँ पे मतलब हायर लेवल पे अलग है, सेकेंडरी लेवल पे अलग है, टेक्निकल लेवल पे अलग है। तो एक बोर्ड बनेगा जो सभी लेवल्स पे टीचर्स की नियुक्ति कराएगा, जिसके लिए यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो कमीशन होगा उसमें वाइस चांसलर होंगे यूनिवर्सिटी की, या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, ठीक है, वो एज अ चेयरमैन चुने जाएंगे। इसके अलावा सीनियर जजेस होंगे और बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशनलिस्ट होंगे जिनको एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, वीमेंस एंड माइनॉरिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद एक कमीशन जो है वो पॉलिसी तैयार करेगा, एक ड्राफ्ट तैयार करेगा किस तरीके से आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट कराना है और नियुक्तियां करनी है नए टीचर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोन पे लॉन्च डेडिकेटेड हाइपर लोकल ई कॉमर्स ऐप पिन कोड। तो पिन कोड किसका एप्लीकेशन है, तो पिन कोड एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है, फोन पे के द्वारा इस नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, विच इज पावर्ड बाय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क। अब बेसिकली अभी फिलहाल जो इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया है, उसके बाद बहुत जल्दी दूसरी सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें और जब लोकल्स प्रोडक्ट वहाँ से परचेस करें तो वो डिजिटल पेमेंट के जरिए ही अपनी पेमेंट को करें, ठीक है। बेसिकली जो पिन कोड लॉन्च किया गया है वो 6 अलग अलग मेजर कैटेगरी में लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्रॉसरीज है, फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर और फैशन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं पिन कोड को। उसके बाद आप अलग अलग सेगमेंट, जैसे कि ग्रॉसरी है, इस पे गए, कुछ आपको लेना है तो एक कार्ड बना लिया आपने। आप फैशन पे गए, आपको कपड़े लेने हैं, उसका अलग कार्ड बना लिया। इस तरीके से ब्राउज भी किया जा सकता है कैटेगरी वाइज और अलग अलग कार्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्काई रूट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्काई रूट के बारे में। स्काई रूट एरोस्पेस टेस्ट फायर्स 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली। रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग जो है वो स्काई रूट ने की है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं। बेसिकली हाई परफॉर्मेंस
इंजन्स होते हैं जिसमें हम एज अ फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया गया है। और क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं उनका टेम्परेचर बिलो माइनस मतलब 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे रॉकेट को, ये क्रायोजेनिक इंजन। तो रिसेंटली स्काई रूट ने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को टेस्ट किया है लगभग 200 सेकेंड। ठीक है, और ये इंजन को जो तैयार किया गया है, इस इंजन का नाम क्या है? धवन 2। इस इंजन का नाम क्या है? धवन 2। तो याद रखेंगे धवन 2 क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम है। 3D प्रिंटेड धवन 2 एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। अच्छा, ये धवन इंजन है, तो इंजन है, तो इंजन क्या करता है? किसी रॉकेट को कैरी करके लो अर्थ ऑर्बिट में या किसी ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करता है। तो हमारा जो विक्रम 2 है, विक्रम 2 जो हमारा व्हीकल है, उसी को कैरी करके लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचाने का काम ये धवन 2 करेगा। ठीक है, अगर स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में बात करें तो ये पहली हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसने रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया था 2022 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये जो स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, अभी वर्तमान में इसके पास तीन लॉन्चिंग व्हीकल्स है। जैसे हमारे इसरो के पास आप देखते हैं कि PSLV भी है, GSLV भी है, और अभी तो रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल को भी हमने टेस्ट कर लिया है। वैसे ही जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इसके पास भी 3 लॉन्चिंग व्हीकल है, विक्रम 1, विक्रम 2 एंड विक्रम 3, जो कि 200 kg से 700 kg तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है। हम बात कर रहे हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 रिसेंटली इसे पब्लिश किया गया है नई दिल्ली में, और यहाँ पे 18 राज्यों में, अगर बड़े राज्यों की कैटेगरी देखते हैं, अगर हम लार्ज स्टेट की कैटेगरी देखते हैं, तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में 18 राज्यों में टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है कर्नाटका ने। टॉप किसने किया है? यहाँ पे कर्नाटका ने टॉप किया है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 पिलर्स के आधार पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है कि आपके राज्य में पुलिस व्यवस्था कैसी है, जुडिशरी न्याय प्रणाली कैसी है, जेल की व्यवस्था कैसी है, जेल में आपके जो कैदी हैं उनको किस तरीके के आप सुविधाएं दे रहे हैं, किस तरीके से कैदी रह रहे हैं, और लीगल एड्स आपके देश में आपके राज्य में जो कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है तो उसको आप लीगल फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से 4 पैरामीटर के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। इस रिपोर्ट में पहले तो ये कहा गया कि हमारे देश में आज भी शॉर्टेज है जजेस की। तो इन्होंने कहा है कि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट में टोटल अभी 778 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि हमारी टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1108 जजेस की है। तो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे है, पोजीशन खाली है हाई कोर्ट्स में। इसके अलावा जो हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उसमें भी वर्तमान में 19,200 जजेस अप्रोक्सीमेट काम कर रहे हैं, जबकि हमारी टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 24,000 प्लस की है। अब बात करते हैं केस क्लियरेंस रेट के बारे में। तो यहाँ पे बताया है कि केस क्लियरेंस रेट के मामले में केरला और उड़ीसा जो है वो टॉप पर है। ठीक है, वहीं राजस्थान और बॉम्बे जो है वो लोवेस्ट नंबर पे हैं हाई कोर्ट के मामले में। तो यहाँ पे आपको इस वाले पॉइंट को याद रखना है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट। तो कर्नाटका ने 18 जो राज्य हैं, जो आपके लार्ज और मीडियम साइज स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे बड़े राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप किया है। कर्नाटका के बाद सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर बात करते बॉटम पे कौन है, तो बॉटम पे है उत्तर प्रदेश, जिसकी पोजीशन 18वें नंबर पर ही है। ठीक है, अब अगर छोटे राज्यों में बात करते तो स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर देखें तो छोटे राज्यों में सिक्किम ने यहाँ पे टॉप किया है, ऐसे राज्य जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है। इसके बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, और बॉटम पे गोवा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस बड़े राज्यों को और छोटे राज्यों को याद रखना है, फर्स्ट पे कौन है और बॉटम पे कौन है। क्लियर। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। 2019 से शुरुआत हुई थी और इस साल ये 3rd नंबर का एडिशन है। इस साल जो है वो 3रे नंबर का संस्करण है। ओके, चलिए अब अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली शॉर्ट न्यूज़ तो हमारे पास ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है अमेरिका के साथ, और अमेरिका के जो हथियार हैं उनको हम खरीदेंगे अपनी कह सकते हैं अपनी फोर्सेस के लिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, हेल फायर मिसाइल एंड मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो जिसमें शामिल है। पहला न्यूज़।
दूसरा न्यूज़ है यहाँ पे, रशिया की जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका नाम है रोजनेफ्ट, इसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ साइन किया है, जिससे वो ज़्यादा अमाउंट में ऑयल का प्रोडक्शन करके हमको बेचेगा, डिलीवर करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, अगली बात यहाँ पे करते 2 पर्सन के बारे में। पहले ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये रशिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, रशिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं ये, ठीक है, जिनका नाम है डैनियल मेडवेडेव। इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन टाइटल अपने नाम किया। इनका ये पहला मियामी ओपन टाइटल है जो इन्होंने जीता है। दूसरे पर्सन है सुमिल विक्रम, ठीक है, सुमिल विक्रम जो है वो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं हिताची पेमेंट सर्विसेज के। ओके, चलिए अब रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आप लोग कितना तैयार हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है बेस्टाइल डे परेड में शामिल होने के लिए? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। फ्रांस ने अपना जो इनका जुलाई में अभी बेस्टाइल डे परेड होगा उसमें शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इरविकुलम नेशनल पार्क, जहाँ पर पहला यहाँ पे फर्नेरियम शुरू किया गया है, फर्न के प्लांट्स यहाँ पे रखे गए हैं, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर जाएगा केरला में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिसेंटली किस कंट्री ने एक नया बिल पास किया है और बोला है कि हम 1 लाख यूरो तक का फाइन लगाएंगे अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस स्पेशली इंग्लिश का उपयोग करते हैं एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन? तो आंसर हो जाएगा इटली। इस न्यूज़ को मैंने बताया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो नीरज निगम को अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया है? तो ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट किसका है? इजराइल का है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने अपने नाम किया है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है, ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसी न किसी सेट में आपको मिलेंगे क्योंकि ये पहले पर्सन है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पहले क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन इतना ही था कि सलीम दुरानी जिनका रिसेंटली निधन हो गया है वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए थे? तो क्रिकेटर थे, ठीक है। ये पहले पर्सन थे जिन्हें 1961 में क्रिकेटर थे जिन्हें 1961 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ इनका जन्म जो था वो अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन ये गुजरात में रहा करते थे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नासा ने कितने यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया है फॉर अपकमिंग लूनर मिशन आर्टेमिस सेकेंड? तो आर्टेमिस सेकेंड जो है वो नासा का मिशन है। कैसा मिशन है? लूनर मिशन है, और इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर अनाउंस किया है इनका नाम कि 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में है एमएफ हाइड्रा। एमएफ हाइड्रा जो है वर्ल्ड की पहली लिक्विड हाइड्रोजन पावर फेरी है। इसे किस कंट्री ने शुरू किया है? नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड या नॉर्वे? आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देना, सही आंसर भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर नासा जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लूनर मिशन के लिए भेज रही है, तो फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वीमेन कौन है जो कि यहाँ पे लूनर मिशन में जाएंगी और चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी? तो उनका नाम भी मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था, अगर वो नाम भी अगर आपको याद है तो वो नाम भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।